आपको पता है इस्लाम कैसे आया? अरब के खित्ते में बहुत बर्बरियत थी, बहुत, जिसकी लाठी उसका बैंस, किसी को कोई इंसाफ नहीं, ना इंसाफियां थे। तो एक इनकलाब आया, उस इनकलाब का नाम था इस्लाम। अब उसी इस्लाम के कौम में अगर वही बर्बरियत चल रही हो, जिसकी लाठी उसका बैंस, किसी ने पढ़ाई की, किसी को नौकरी मिली, किसी का हक किसी को जा रहा हो, तो क्या और एक इस्लामिक रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है? क्या हम इस्लाम पे चल भी रहे हैं? ये मैं कौन होता हूं? मुझे उम्मीद है हमारे जो रहनुमा हैं दीनी, वो भी आपको बताते होंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा एक नया कारगिल, नया लद्दाख, मैं सिर्फ कारगिल को नहीं कह रहा हूं, पूरे लद्दाख को कह रहा हूं। जब से यूटी बना, मेरी उम्मीद थी कि हम एक नया इनकलाब ला पाएं, पाक बनाने का भी। क्योंकि पहले हमारे लिए बहुत आसान था ये कहना कि ओ ये तो कश्मीर से हो रहा है, हम तो बस पुरजे हैं, शिकार हो रहे हैं। बल्कि ये मैं समझता हूं कि कश्मीर में शायद कुछ वजूहात भी हों। अगर वहां पर इस तरह के बदउनवानियां हैं तो कुछ वजूहात भी थे। वो खुश नहीं थे अपने इंतजामिया से, वो खुद को हिस्सा नहीं समझते थे उस इंतजामिया का, तो इसलिए उसका अगर सामान या उसके दौलत को वो नुकसान करें तो उसे वो बुरा नहीं समझते थे। मगर ऐसा लद्दाख में नहीं था। तो ये जो मर्ज है वो फैलता हुआ यहाँ भी आया, मगर इसे साफ करने की ज़रूरत है यूटी लद्दाख में। तो मेरी उम्मीद है ख़ासकर नौजवान तबके से कि हम एक नया लद्दाख बनाएं जो पाक हो, जो साफ हो, ईमान से भी, दीन से भी और दुनिया से भी, माहौलियात से भी। तो ये मैं आप लोगों को सोचा एक संदेश आप तक पहुंचाऊं। जब मैं कारित में तालीम और ग्लेशियर और दरख्तों के बारे में आया, वहाँ मैंने ये बातें नहीं की, क्योंकि वहाँ सिर्फ स्कूल के एक कोचिंग सेंटर का इख्तिताम था सर्दियों में जो चला। मगर यहाँ उन्हीं बातों के साथ साथ, दरख्त और ग्लेशियर और पानी के साथ साथ, सोचा हम अंदर से अपने जहन ज़मीर को कैसे पाक करें, इसका भी आप लोगों से दो चार बातें करूं। भाई समझकर, घर का आदमी हूं मैं भी आपका, ये समझकर ये हिम्मत या जुर्रत कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको इसी तरह से लेंगे। और कहा मैंने एक तो बाहर माहौलियात को साफ करने की, और दूसरा कहा कि अंदर ज़मीर को साफ करने की, और हमारे सिस्टम को, निज़ाम को साफ करने की। और इसमें तीसरा सफाई या तीसरा इनकलाब जो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं, और फिर जब नज़रअंदाज करते हैं तो वो तमाम गंदगियों का क्या कहेंगे, माँ बन जाता है। वो है हमारा गवर्नेंस का निज़ाम, डेमोक्रेसी का निज़ाम, इलेक्शन का निज़ाम। जब तक आपका इलेक्शन का निज़ाम साफ और पाक नहीं हो, बाकी जिन दो का मैंने जिक्र किया वो भी गंदगी में ही रहेंगे। तो तीसरा जो सबसे बड़ा, जो कि मादरे बदनवानी बन जाता है, जिसे कहेंगे मदर ऑफ ऑल करप्ट प्रैक्टिसेस, वो है गवर्नेंस का मैकेनिज्म। और ये कारगिल में मैं खास कर संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि कारगिल में फिर इलेक्शंस होने वाले हैं ना, आपके हिल काउंसिल का। तो मैं हिल काउंसिल या किसी भी इलेक्शन के बारे में सियासी कुछ कहने नहीं आया हूं, सिर्फ ये कहने आया हूं कि जो कोई भी इलेक्शन हो उस वक्त आप लोग बहुत ही चौकन्ना हो, क्योंकि वहीं से शुरू होता है सब गलतियां और गड़बड़ियां। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मौका दिया है भारत माता ने हमें कि हम अपना रहनुमा खुद चुने, हम अपना राजा खुद चुने। कोई शख्स आके हम पे राज नहीं करता है, हमारे चुने हुए शख्स हमारे इंतज़ामिया को चलाते हैं, हमारे स्कूलों को, हमारे दफ्तरों को, हर एक चीज़ को। जब वो चुनने का वक्त आता है तब हम कुछ भी
नहीं सोचते हैं, कुछ भी कॉशन नहीं करते हैं। जिसने कुछ पैसे दे दिए, रुपए दे दिए, कुछ खिला दिया, कुछ पिला दिया, उसको वोट दे देते हैं और फिर उसके बाद भुगतते रहते हैं 5 साल, जिसमें कि सारा इंतजामिया, जैसा मैंने अभी कहा, जहां पैसा चलता है, जहां असर असूक चलता है, ऐसा एक कौम बन जाता है। तो सबसे पहला जगह जहां हम सफाई लाएं, वो मैं कहूँगा इलेक्शंस में लाएं। क्योंकि ले में इंतजामिया ने मुझे एक वो लिखा था कि आप कैसे वोटर एजुकेशन करें, उस पर मदद करें। वोटर्स का एजुकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। स्कूलों में बच्चे तालीम याफ्ता बनते हैं, मगर बाहर दुनिया में जो वोटर हैं, यानी कि सारे शहरी, उनका इल्म याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। वो इल्म है कि जो सबसे मुनासिब हो, जो सबसे काबिल हो, उसे हम आगे ले जाएं, उसे हम चुनें, ना कि वो जो हमें 500 रुपये दे देता है, 1000 रुपये दे देता है, या हमारे चाचा के कोई दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, उसको हम वोट देंगे। यहीं पे सारा बिगड़ जाता है। क्योंकि जब इलेक्शंस में पैसे बंटने शुरू हो जाते हैं तो हम बहुत बार सोचते हैं पैसे मिल गए, अच्छा है, बहुत अच्छे लीडर हैं, इन्होंने हमें इतना पैसा दिया। मगर आपको नहीं पता है वो पैसे कहाँ से आते हैं जो आपको दिए जाते हैं। आपको पता है? शायद नहीं पता है, क्योंकि वो इतने अमीर भी नहीं होते हैं कि उनके घर में इतना बड़ा खजाना हो कि बांटते जाओ वोट मिलेगा। नहीं, वो पैसा लाते हैं ठेकेदारों से। शेम, बिल्कुल शेम। वो लाते हैं इंडस्ट्री से। बड़े बड़े लेवल पे देखें, हिंदुस्तान के लेवल पे देखें तो इंडस्ट्री से, बिजनेस हाउसेस से, यहां मुकामी लेवल पे लाएं तो ठेकेदारों से। अब ठेकेदार क्यों दे? और दे तो वो कुछ हासिल करने के लिए देगा, तो वो उस वक्त तो उनको दे देंगे जो वो आपको दे देंगे। उसके बाद 5 साल वो हावी हो जाते हैं हर फैसले पर। तो आपके गांव में क्या बनेगा? स्कूल बनेगा या जिसकी किसी को जरूरत भी नहीं ऐसा कोई सड़क बनेगा? क्योंकि सड़क बनने पे फायदा किसी को होता है और स्कूल बनने पे किसी को नहीं होता है। सबसे नुकसान तो बच्चों को होता है। तो ये सारे फैसले अब पैसे पे चलते हैं, क्योंकि एक बार आप शिकार हुए इलेक्शन के वक्त पर, आपने उसको दिया जिसने आपको रुपए 500 या 1000 दिया, अब आप गुलाम बन गए हैं। तो ये इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के बाद फिर आप के कोई भी सिलेक्शन हो, कोई भी ओहदा हो, चाहे वो किसी मेडिकल ओहदा हो, उस पे उन्हीं लोगों के कुछ लोगों को रखा जाएगा, चाहे उन्हें काम आता हो या नहीं आता हो। जो मरेंगे वो आपके रिश्तेदार होंगे, जो मरीज उस डॉक्टर के हाथों मरे जिसमें हुनर ना हो, वो आपके ही लोग होंगे। आपने 5000 लिया या 500 लिया, मगर जो आपने उसके बदले में दिया उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये सबसे क्या कहेंगे, अच्छा सौदा कहते हैं, उसका उल्टा सबसे घाटे का सौदा आप करते हैं हर 5 साल इलेक्शंस में। तो लिहाजा आप इसकी तरबियत और तालीम और इल्म ज़रूर लोगों में बांटें कि जब इलेक्शंस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मगर आप उसको दें जो सबसे ईमानदार हो। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर संदेश ऊपर को ये जाता है कि कारगिल की आवाम जाग गई है, वो चाहे दुश्मन के पार्टी का भी हो, अगर ईमानदार हो तो उसे ही वोट देते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि एक बेईमान दोस्त से बेहतर है एक ईमानदार दुश्मन। कम से कम ईमान तो है उसमें। और जो आपके पास पैसे लेके आते हैं, आपके करीबी भी हो सकते हैं, मगर वो बेईमान दोस्त हैं, वो आपको बहुत नुकसान करेंगे। तो इसलिए ये चुनना आना चाहिए हम किसको पावर में ला रहे हैं, और उसका खामियाजा हम ही भुगतेंगे, कोई और नहीं भुगतेगा। तो चाहे पार्टी कोई भी हो, मगर जो सबसे ईमानदार है उसी को अगर हर कोई वोट देता हो, तो बहुत जल्द हर पार्टी ये कहेगी कि इसके कैरेक्टर पर कोई दाग तो नहीं है,
उसको टिकट मत दो, क्योंकि चाहे हमारे पार्टी का ही हो, लोग वोट नहीं देने वाले हैं। हमारे ही लोग हों, वो नहीं देंगे, क्योंकि वो ये देखते हैं कि इसका चाल चलन क्या है, इसका साफ सफाई क्या है। तो सब ठीक होने लग जाएगा। आप किसी भी पार्टी से, अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई गुनाह नहीं है, ये एक सोच ख्याल है, आप जुड़ सकते हैं इस ख्याल से उस ख्याल से, मगर अगर आपके ही ख्याल का हो मगर वो बेईमान है तो हम नहीं देंगे, ऐसा अगर ऊपर तक आवाज जाता है, तो जो उनके सदर और जो उनके रहनुमा हैं वो हमेशा ऐसे ही लोगों को आगे लाएंगे जो सबसे साफ हों, ईमानदार हों। और फिर जब सारे ईमानदार लोग ही काउंसिल में आएंगे या असेंबली में आएंगे, तो फिर कोई नाइंसाफी वो नहीं होने देंगे, और हो भी तो फिर ये सबसे बड़ा तरीका है आप अपने मुस्तकबिल को महफूज करें। सेफ गार्ड्स का एक बहुत बड़ा तरीका है कि कैसे रहनुमा हम चुनते हैं, वरना हम किसी और से क्या उम्मीद करेंगे पॉलिसी गवर्नमेंट से, जब हमारे ही लोग हमारा इस्तेसाल करेंगे। और जो गलत निकले वो अगले 5 साल के बाद उन्हें पता है कि वो निकाल दिए जाएंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पैसे का इस्तेमाल या फिर अलग अलग इख्तिलाफात का, हम मुस्लिम हैं वो बुद्धिस्ट है, या कहीं हम बुद्धिस्ट हैं वो मुस्लिम है, वोट मत दो, ये दो, या इस्लाम में भी वो उस तरह का है, हम इस तरह के हैं, वोट हमें ही देना है, ये कौन करते हैं आपको पता है? ये निकम्मे लीडर्स करते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं होता है काम, वो फिर इनका सहारा लेते हैं कि काम दिखाने को तो है नहीं कुछ भी, तो फिरकों के बुनियाद पर कुछ मिले तो मैं कुछ फिरकों में दरारें डालूं। जो भी आपका अच्छा लीडर होगा उसके पास 10 काम दिखाने को होगा और 10 ख्वाब जो वो साथ मिलके आपके साथ करे वो दिखाने को होगा। तो जो कारगर लीडर हैं वो काम के बुनियाद पे कहेंगे और करेंगे भी, जो नहीं करें फिर वो इन चीज़ों पर मजबूर हो जाते हैं उतरने में। तो ऐसे में फिर जो खामियाजा है वो आप सबको भुगतना पड़ता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कारगिल में बहुत अच्छे लीडर्स हैं, मैं जानता हूं, मगर आप लोग अगर अच्छे नहीं हो तो फिर आपके हालात को देखकर वो मजबूर होते हैं। मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है, क्या करें, पैसे नहीं बांटे तो लोग ऐसे हैं, हम क्या करें, नहीं तो वो बांट लेंगे पैसे, इसलिए हमें मजबूर होकर बांटना पड़ रहा है। तो हमारे हालत का भी ये एक तखमीना है कि हम किसने पानी में हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं कारगिल के लीडरों का, आपके यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स आए हैं, हसन खान साहब, अभी भी यहाँ पर बहुत अच्छे लीडर्स हैं, हमारे कमर अली आखुन साहब, हमारे करबलाई साहब, मगर उन सब को सही रास्ते पे चलने की ताकत आप लोग दे सकते हैं ना। आप अगर 2-4 रुपए में बिकते हो तो वो क्या कर पाएंगे? तो इसलिए लीडर्स चाहे जितने भी अच्छे हों, मुझे सबका नाम नहीं पता है, मगर जितने से मैं मिला हूं बहुत अच्छे सोच रखते हैं, मगर उस पे ज्यादा जरूरी है कि लोगों का ताउन हो और उनका जो चाल चलन है वो इतना पुख्ता हो कि ये लीडर्स अपने हिसाब से कौम को बना सकें। तो इन सभी लीडर्स का आप उस तरह से साथ दीजिए ताकि हमारे कारगिल को या फिर लेह को या पूरे लद्दाख को एक ऐसा कौम बनाएं, एक ऐसा खित्ता बनाएं जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बने। आज मैं ये कहने आया हूं कि क्यों ना हम कारगिल और लेह को या लद्दाख को एक मिसाल बनाएं जहां पर कोई बदउनवानी नहीं होती है इलेक्शंस में, बिल्कुल हुनर के बुनियाद पर, काबिलियत के बुनियाद पर लोग आगे जाते हैं, और फिर जब ऐसे लोग आगे आते हैं तो वो फिर दिन दुगनी रात चुगनी आपकी तरक्की करेंगे। आपने जो 500 रुपए छोड़ दिए, जिसको आपने ठोकर मारा इलेक्शन के टाइम पे, वो 5 लाख 50 लाख बन के आपके पूरे कौम का ऊपर उठाएगा और आप सर उठाकर दुनिया में चल सकेंगे। हाँ, हम हैं वो जिन्होंने साफ किया अपने इलाके को और जिसकी तरक्की का आज
मिसालें ली जा रही हैं। जो मैंने नाम बताए आपको, देशों के नाम गिनाए, उसमें कम से कम हिंदुस्तान में तो लद्दाख भी आए। जो सबसे तरक्की याफ्ता, जो सबसे डायनामिक 10 स्टेट या यूटी हैं, उसमें पहले नंबर पे लद्दाख आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे साफ और पाक लोग रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, सफाई है। तो ये जो मिसाल बताया वो इसलिए बताया कि आप अपने इलाके को भी ऐसा ही बनाएं, और उसका जो स्वाब है वो आप तक महदूद नहीं रहेगा। इसका जो फायदा है वो आगे जाके कश्मीर में पहुंचेगा, वहां लोग चर्चा करने लगेंगे। तुम्हें पता है कारगिल कैसा था? आज उसने मिसाल देकर देखो क्या बना दिया कारगिल को। हम क्या कर रहे हैं? हमारे लीडर क्यों ऐसे हैं? क्योंकि हम वोटर्स ऐसे हैं, हम भी साफ करते हैं। वहां के नौजवानों में जोश और कुव्वत आएगी आपके मिसाल से। तो ये स्वाब कारगिल से कश्मीर तक, कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक, हरियाणा तक, पंजाब तक, पूरे हिंदुस्तान में फैले। ऐसी हमारा ऐसा बुलंद हौसला होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए कहते हैं ना, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। हम ये जो छोटे छोटे टुकड़ों पे पल रहे हैं, उसको हम अपना नशीमन समझ के बैठे हैं। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तो हौसला अपना बुलंद रखिएगा जी। तो इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहता था कि हम ख्वाब देखकर, ख्वाहिशें रखकर बदल नहीं सकते हैं अपने मुल्क को या कौम को। अमल चाहिए, अमल चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को आगे आकर कदम उठाना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे नौजवान, जैसे सेमोक कर रहा है और हम ताउन करना चाहेंगे, साफ सफाई लाइएगा। खुद नहीं आएगा, पहले तो आप जाके लोगों को जगा के साथ में नदी नालों को साफ करें, वादियों को साफ करें, गली कूचों को साफ करें। सबसे साफ टाउनशिप नॉर्थ इंडिया में, फिर इंडिया में आप कारगिल को बनाएं। उसी तरह आप नौजवान तबके के लोग दीनी तरीके से एक इनकलाब ला सकते हैं। जाइए, पूछिएगा घरों में कि क्या ये बदउनवानी हमारे घर में तो नहीं है। अपने वालिद से पूछिएगा। आज हमने सुना कि हम और तो छोड़िए, इस्लाम तो छोड़िए, इंसान तक नहीं रहते हैं अगर हम औरों का खाते हैं, औरों का हक खाते हैं। तो वालिद साहब, आप तो इसमें नहीं उलझे हैं कहीं? ये पूछना होगा आपको सवाल, और आप लोगों को आगे आना होगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का एक फौज बने, जिसे मैं आमतौर पर एंट्स आर्मी कहता हूं। हम बहुत ताकतवर लोग नहीं हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, मगर फिर जब मिल के काम करते हैं तो एक चींटियों का दस्ता जो बड़े से बड़ों को भी खदेड़ देता है, वैसा बन सकते हैं। तो अपने घर से शुरू कीजिए, दफ्तरों में जाइए। जी हाँ, ये एंट्स आर्मी अगर कूच करे, मार्च करे, फिर घरों से शुरू कीजिए। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि पहले खुद अंदर से शुरू हो। पहले अपना क्या कहते हैं, गिरेबां साफ करें, फिर दफ्तरों में जाइए, पूछिए आप ये इंसाफ कर रहे हैं, ये गलत क्यों हो रहा है। वो आपके सच्चाई की ताकत इतनी मजबूत होगी कि हर कोई आपके आने से पहले साफ हो जाएगा कारगिल, अगर वो समझते सुनते हैं कि ऐसा कोई आंधी आ रहा है। तो वो आपको बनना होगा, वरना खुद साफ नहीं बनेगा। वरना ये जो मैं कह रहा था, मजहब की हम बात करते हैं, मगर हमने जो जिस तरह का बर्बरियत फैला रखा है, उसमें तो और एक इस्लाम को आने की जरूरत है। वो आप बन सकते हैं इनकलाब। हाँ, आप पूछिएगा अपने घरों में। मैं ये बार बार कहता रहता हूं कि आप कहते हैं हराम खाना गुनाह है, या जो हराम से वास्ता रखता हो उसके हाथ से खाना भी गुनाह है। जैसा हम कहते हैं फलां के हाथ से नहीं खाओ, क्योंकि हो सकता है उन्होंने शराब को हाथ लगाया हो, क्योंकि शराब हराम है, या मुर्दाल जो मीट है उसको हाथ लगाओ। तो सबसे बड़ा हराम तो रिश्वत है, सबसे बड़ा हराम तो ये करप्शन है। तो जरूर पूछिएगा कि आपका कहीं ऐसा वास्ता तो नहीं रहा है।
चाचा जान या चाची जान या अब्बा जान, अगर ऐसा है तो हम आपके हाथ से भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर ये सिखाता है कि हराम से इतना दूर रहना है तो हम आपसे भी दूर रहेंगे, तब साफ होगा आपका कौम। कुछ अरसे पहले मैं कारगिल के एक बहुत ही दिलचस्प शख्स से मिला था, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही ईमानदार। मैं तो लद्दाख में, लेह में कहते हैं जो एनलाइटेंड है, उस तरह का सा मुझे लगा। मैं यूं ही आपसे बांटूं। वो क्या, मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो बोले मैं तो कुली का काम करता हूं, आपके लेह में आता हूं, कुली की तरह मैंने काम किया है लोगों के घरों में, तो और कुछ नहीं किया है। हाँ, मैंने बीच में एक बार ठेकेदारी भी करने की कोशिश की 2-4 साल, मगर मैंने उसे छोड़ दिया और मैं फिर दोबारा कुली बन के काम करने। मैंने कहा आप ठेकेदार बने और फिर कुली का काम किया, क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोले मैं जब ठेकेदार था, मुझे पैसे लेने थे इंतज़ामिया से, अफसरों से, और एक किसी इंजीनियर के घर पे लाइन में लगना पड़ा अपना पैसा लेने के लिए, और वहाँ पर उनको रिश्वतें दी जा रही थी। और उसमें, बुरा ना मानिएगा, उसमें 2 शेख भी थे जो ठेकेदार बने हुए थे, रिश्वत लेके आए थे। तो ये देखकर मेरा दिल पिघल गया, तौबा तौबा, हमारे शेख को भी ऐसे गलत कामों में पड़ना पड़ रहा है। मैं इससे आज से तौबा करता हूं। वो फिर दोबारा कुली बन गए। मगर आप समझ, मगर खुशी की बात मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने ये भी बताया कुछ सालों के बाद वो जो 2 शेख थे, वो उन्होंने भी ठेकेदारी पूरी तरह से छोड़ दिया। इस पर जरूर ताली हो कि हम गलती कर बैठे, मगर हमें अगर रोशनी दिख जाती है तो वही इल्म है। तो ऐसा अगर हालत हो जहां पर हमारे आलिम भी मजबूर हों, और मजबूर क्यों हैं आपको पता है? क्योंकि उससे पहले के जो जनरेशन है, उन्होंने ये निज़ाम बनाया जहां पर पैसे से ही आपके पुल बनते हैं, पैसे से ही आपके सड़क बनते हैं, जिसके वजह से एक सीधा साधा इंसान तो छोड़िए, आलिम भी ऐसे मजबूर हालत में पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ का तो मैं बात भी नहीं करूंगा कि ये कहानी मैंने ना उनसे पूछी, ना हिम्मत की कि वो जो पुल बनाए थे उसका क्या हुआ, जिसके गिरने से शायद पता नहीं कौन कितने मर गए हों। जो बिल्डिंग बनाया था, वो जो गिर के बच्चों को स्कूल में लेके भस्म हुआ, उसका क्या हुआ? तो ये हालत हम पैदा कर रहे हैं, इसलिए हमें आकर बाहर करना होगा कुछ बदलने का। तो वो मैं उम्मीद पुराने पीढ़ी के जो लोग हैं उनसे नहीं करूंगा, क्योंकि वो उन मजबूरियों में डूब चुके हैं। मगर जो नई पीढ़ी है, इससे पहले कि वो भी उसी में उनको निगल लिया जाए, वो खुद एक ताकत बन के, एक इनकलाब बन के निकले। और इसको मैं कहता हूं, ये चींटियों का दस्ता, ये एंड्स आर्मी, जो अंदर बाहर दोनों साफ करे। तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा और उम्मीद करूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। मैं इस सिलसिले में कुछ हरकत और अमल लाने के लिए मैं ये सोच रहा हूं कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, हयाल, जिससे हम जुड़े हैं, वो पूरे लद्दाख या पहाड़ों के, लद्दाख ही नहीं बाहर भी, तरक्की कैसी हो उस पर तवज्जो देती है, उस पर अमल करते हैं हम अलग अलग तरीके से। तो उसमें से एक हम कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलके कि लेह और कारगिल में अगर मुकाबले होते हैं, वरना हम लेह कारगिल बुद्धिस्ट मुस्लिम करते रहते हैं, हो तो अच्छे सेहतमंद हेल्दी कंपटीशन हो। ये हो कि हमारा सिंध साफ है या आपका सुरु साफ है, इसमें हम कंपटीशन करें, ठीक है? हाँ, बरू का नाला साफ है या लेह का गंगलेस का नाला साफ है, उसमें हम रैंकिंग करें कितना गंदगी पाया गया और क्लीनेस्ट स्ट्रीम ऑफ लद्दाख कौन आया, क्लीनेस्ट सिटी या टाउन लेह आया या कारगिल आया।
वैसे ही हर गांव, आप लोग अलग अलग गांव से आते होंगे, तो मैं कल कह रहा था कि कारित के मिसाल को देखते हुए हम एक क्लीनेस्ट विलेज इन लद्दाख, सबसे साफ गांव जो लद्दाख में है, जहां पर कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, जहां पर लोगों के घरों से कम धुआं निकलता हो, जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स वो कर रहे हैं, जहां पर शमसी तवानाई से, सोलर एनर्जी से गर्म करते हो, जिस गांव में लोग कम से कम गाड़ियां रखते हो और ज्यादा से ज्यादा बसों में चलते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो उसका भी एक वो निकाला जाए कंपटीशन, जिसमें हम सबसे पाक, सबसे साफ गांव निकालें। उसी तरह सबसे ईमानदार पॉलिटिकल लीडर कौन है, लोगों के, आवाम के चॉइस पर हम एक निकाल पाएं कि कौन सबसे ईमानदार लोगों के नजर में लीडर है। उसी तरह सबसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरीज होते हैं, डीसीज होते हैं, उनमें से सबसे ईमानदार कौन है, लोगों के बुनियाद पर हम एक ऐसा निकालें, तो जो सबसे कम है वो खुद ही निकल जाएगा ना। तो इस तरह से हम इंसाफ सिर्फ चाहे नहीं, बल्कि उसे मदद करें उभरने को, और उसमें चाहूँगा कि आप लोग सब साथ हों और हम आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। आप लोग भी ज़रूर मिलके, जैसे सीमोक के स्टूडेंट्स, यूथ लीडर्स हैं, उनके साथ आप यहाँ गुफ्तगू कीजिएगा। फिर हम इस तरह से कैसे ऐसे गांव, ऐसे शहर, ऐसे लीडर्स, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, उन सब को हम क्या कहेंगे, इज्जत दें। जो साफ हैं, जो अच्छे हैं, उनको इज्जत देना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कहते हैं छू क्योंकान ला शाबाश मेत, जमा चक्कन छुकर चक्कन ला कब क्यों नांग मेत। जो करे उसका भी कुछ नहीं, जो बुरा करे उसका भी कुछ नहीं, तो ऐसे में नहीं होगा। तो हमें जो अच्छे हैं उनका इज्जत करना भी आना चाहिए, और जो नहीं है उनको नज़र में लाना भी आना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं रहूँगा, यही आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि लद्दाख को एक साफ, दीन से साफ, दुनिया से साफ, पाक लद्दाख बनाएं, और वो सिर्फ ख्वाहिशों में, ख्यालों में नहीं, अमल में खुद आगे बढ़कर अपने हाथों से बनाएं। शुक्रिया। या